हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इसमें पोस्ट मॉडर्न एज, जिसे हम मरणोत्तर काल कहते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपकी सीरीज जो है एनसीईआरटी की जो बुक आती है आर एस शर्मा की एंशियंट हिस्ट्री की, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और खासकर यूपी पीसीएस को जो प्रीलिम्स होना है और खासकर आरओ एआरओ को एग्जाम है, उनको मद्देनजर रखते हुए ये आपके टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि दूसरे एग्जाम में महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण उनके लिए भी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपका ये यूपीपीसीएस जो पैटर्न फॉलो करता है, उसको देखकर इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मरणोत्तर काल को हम स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराइए ताकि मुझे भी और अच्छा मोटिवेशन मिले काम को करते हुए। देखिए, विदेशी शासक की बात सबसे पहले हम करते हैं मौर्योत्तर काल में। जब मौर्यन काल आपका कमजोर हो जाता है, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न काल आता है जिसपे हम देखने वाले हैं, और जो विदेशी शासक आते हैं उसके बाद जो देशी शासक आते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनसे संबंधित पॉइंट है, उन्हें हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यूनानी शासक हैं जो कि आपकी विदेशी शासक है। यूनानी शासक, इसके बाद देखिए शक शासक जो है वो भी आपकी यूनानी थी, ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा पल्लव, ये भी आपके विदेशी थे। कुषाण, ये भी आपके विदेशी थे। यूनानी शासक में देखिए पहला आपका डिमेट्रियस आता है जिसकी राजधानी साकल थी। इसके बाद आपका मिनांडर आता है जो कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था, और मिनांडर से संबंधित ही आपके मिलिंद पन्हो एक रचना होती है जिसे नागसेन द्वारा रचा जाता है, लिखा जाता है। मिनांडर ही था जिसने कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह इसने चलाया था। देखिए, इस यूनानी शासक से ही संबंधित है आपकी हेलेनिस्टिक कला जो है, ये यूनानी शासन से ही संबंधित है, चीज आपको ध्यान देना है। देखिए, स्थापत्य की ये कला है। सोने के सिक्कों का फर्स्ट टाइम में जो यूज किया था ये यूनानी शासकों ने ही किया था। देखिए, शक संवत की बात कर ले, शक शासक की बात कर लेते हैं। शक शासन जो था ये दो भागों में था, उत्तरी क्षययात्र और पश्चिमी क्षययात्र। उत्तरी क्षययात्र में आपके तक्षशिला के शक आते थे और मथुरा के शक आते थे। पश्चिमी क्षययात्र में आपके नासिक के शक आते थे। नासिक के शक आपके भूमिक और नहपान दो प्रकार के आते थे। मालवा या उज्जैन के शक जो हैं ये भी आपके दो प्रकार के थे, रुद्रदामन और रुद्र सिंह सेकंड, इन्हीं के शासक थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। मालवा उज्जैन के शक में रुद्रदामन के इसी के अंतर्गत आते थे और रुद्र सिंह सेकंड भी इसी के अंतर्गत आते थे। शक साम्राज्य की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, शक साम्राज्य को हम सीथियन भी कहते थे। इसकी 5 शाखाएं थी, अफगानिस्तान, तक्षशिला, मथुरा, पश्चिमी भारत और दक्कन। ये चीज आपको ध्यान, दक्कन भी भारत का ही हिस्सा है। छत्रप के तौर पर ये जाने जाते थे कौन, शक। कुषाण के सामंत के रूप में ये काम करते थे पहले, ठीक है। वंश की बात करें, देखिए क्षयात्र के वन क्षयात्र से संबंधित राजा दो थे, भूमक और नहपान। और कर्दमक से संबंधित आपके चष्टन वंश का जो रुद्रदामन है ये इसी के अंतर्गत आता है। रुद्रदामन जो होता है ये संस्कृत संस्कृत भाषा का बहुत ज्यादा प्रेमी था, और इसी ने ही आपके सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था, जो कि इसका मंत्री था सुविशाख, उसी के माध्यम से कराया गया था। और इनका अभिलेख जो है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख संस्कृत भाषा में ही था, जो कि रुद्रदामन से संबंधित था। अब देखिए, पल्लव से संबंधित बात कर ले तो पल्लव साम्राज्य जो था वो मूल निवास इनका ईरान था। इनके जो प्रमुख शासक थे वो कौन थे, गोंडो फर्निस थे, जिसे हम गुंडू वार कहते हैं। इनका उल्लेख मिलता है तख्तेबाही अभिलेख में, जिसे हम खरोष्टी लिपि में इसे लिखा गया है, किसे, तख्तेबाही अभिलेख को, और ये गुंडू वहर से संबंधित है। इनके समय में एक ईसाई व्यक्ति आता है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। इसके समय में जो ईसाई व्यक्ति आता है कौन आता है, संत टॉमस आता है, जो कि केरल में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आता है। अब बात कर लेते हैं हम कुषाण वंश की। कुषाण वंश की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो कुषाण वंश जो है ये यूची जनजाति से संबंधित था। यूची जनजाति साम्राज्य की बात कर लेते हैं तो ये साम्राज्य था मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत में फैला हुआ था। स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने जारी की थी। राजधानी इनकी तक्षशिला थी। एक सेकंड, राजधानी में आपकी इनकी पहली राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। संस्थापक में बात करें तो देखिए, संस्थापक इनका कुजुल कटफसीस था, जिसने आपके तांबे के सिक्के जो है इसने जारी किए थे। और इनका जो महत्वपूर्ण राजा था वो आपका विन कटफसीस था, जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। और ये शैव मतानुयायी था, और इसने महेश्वर की उपाधि भी ली थी। कनिष्क की बात कर ले, महानतम शासक कहलाता है। कनिष्क और विम कटफसीस दोनों आपके महत्वपूर्ण शासक हैं, लेकिन कनिष्क इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। ये चीज आपको ध्यान देना है।
कनिष्क का जब राज्यारोहण होता है, यानी जब वो शासक बनता है तो 78 एडी में बनता है, तभी उसने शक संवत चलाया था, जिसे भारत सरकार द्वारा भी मंजूर किया गया है। पहली राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे हम पेशावर कहते हैं। दूसरी राजधानी इसने मथुरा बनाई थी, ठीक है। इसके दरबारी जो थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। कुषाण के दरबारी थे ये, कुषाण वंश के, कनिष्क के, ठीक, कनिष्क के शासन में। अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, पार्श्व इसे संबंधित थे। पुरोहित को संरक्षक कहा जाता था। अश्वघोष की देखिए रचनाएं आपको ध्यान देना है, बुद्ध चरित हो गई, सौंदरानंद हो गई, और आपका सारिपुत्र प्रकरण हो गई, जो कि आपके अश्वघोष से संबंधित है। नागार्जुन की रचनाएं देखिए, माध्यमिक सूत्र हो गया, प्रज्ञा परिमत सूत्र हो गया, शून्यवाद या सापेक्षवाद के प्रवर्तक ये जाने जाते हैं, कौन, नागार्जुन। चौथी बौद्ध संगीत आपके कुंडलवन कश्मीर में होती है, इनके अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र। कनिष्क जो है आपके बौद्ध धर्म के ये महायान संप्रदाय से संबंधित थे, और कनिष्क से संबंधित आपका रावटा का अभिलेख मिलता है, जिसमें कनिष्क की चर्चा मिलती है। पेशावर में इन्होंने कब्र की, पेशावर में इन्होंने दोस्तों स्तूप का निर्माण कराए थे, चीज भी आपको ध्यान देना है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यह देखिए संस्कृत में पहला अभिलेख है आपको, इसमें अशोक और स्कंदगुप्त के भी अभिलेख खुदे हुए हैं, यानी उनकी जानकारी मिलती है। अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि आपको रुद्र सिंह थर्ड था। ये गुप्त शासक था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित कर दिया था। एक साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया था, शक साम्राज्य को जो है इन्होंने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। इन्हें हराया किसने था, रुद्र सिंह सेकंड थर्ड को। तो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और शक साम्राज्य को इन्होंने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए देशी शासकों की बात कर लेते हैं। तो पहले आपके शुंग वंश है, फिर कण्व वंश है, सातवाहन है, इक्ष्वाकु वंश है, आमीर वंश है, वाकाटक वंश है, और चेदी वंश। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये जितने वंश है देशी हैं, और जो यूनानी, कुषाण, शक, पल्लव, ये आपके विदेशी शासक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। देशी शासक के शुंग वंश की बात कर लेते हैं। तो संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। इनकी क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखनी है। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र बनता है, अग्निमित्र के बाद आपका भागभद्र, इसके बाद देवभूत है, जो कि आपके लास्ट शासक है, चीज आपको ध्यान देना है। कण्व वंश की बात कर लेते हैं। वासुदेव इनका संस्थापक है। वासुदेव के बाद भूमिमित्र, इसके बाद नारायण, फिर इसके बाद सुशर्मन। सुशर्मन आपका लास्ट है किसका, कण्व वंश का शासक। सातवाहन की बात कर लेते हैं। तो इनका जो संस्थापक थे वो सिमुक था। सिमुक के बाद सातकर्णी फर्स्ट बनता है, इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी बनती है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी बनता है, इसके बाद शिवश्री सतकर्णी बनती है, और इसके बाद याज्ञश्री सातकर्णी बनते हैं। इक्ष्वाकु वंश की बात कर लेते हैं। इनके संस्थापक आपके शांतमूलक थे। आमिर वंश की बात कर लेते हैं, तो संस्थापक ईश्वरसेन थे। वाकाटक वंश की बात कर लेते हैं, तो विंध्य शक्ति जो है वाकाटक वंश के संस्थापक थे, और दूसरे इनके राजा थे जो प्रवरसेन थे। इसके बाद लास्ट शासक प्रवरसेन सेकंड थे। चेदी वंश के देखिए महामेघवाहन जो है इसके संस्थापक थे चेदी वंश के, और इनका जो प्रमुख राजा है खारवेल के बारे में आपको जानकारी होगी, उनके बारे में भी नीचे हम बात करने वाले हैं। अब देखिए अन्य तथ्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हिंदू यूनानी महाभारत में यवन जाति की चर्चा मिलती है हिंदू यूनानी में। देखिए साकेत जो है अयोध्या कहा जाता है वर्तमान में। माध्यमिका ये आपका चित्तौड़ इसे कहा जाता था पुराने समय में, जिन पर आक्रमण किया गया था किनके माध्यम से, किनके द्वारा, हिंद यूनानी के द्वारा। देखिए अवदान कल्पता और बृहत कथा मंजरी दोनों किसने लिखी है, तो क्षेमेंद्र रचित है ये। हिंद यूनानी का उल्लेख मिलता है किसमें, अवदान कल्पता में। इसके बाद देखिए बेसनगर स्तंभ स्तंभ लेख की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये देखिए कहाँ है बेसनगर स्तंभ लेख, ये आपकी विदिशा मध्य प्रदेश में है। इसमें देखिए गरुड़ स्तंभ उपस्थित है। गरुड़ स्तंभ इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। गरुड़ स्तंभ उपस्थित है, इसे शुंग काल में बनाया गया था, और गरुड़ स्तंभ में ही आपके राजा एंटियाला किडिस का जो सेनापति था, जिसे हम हेलियोडोरस कहते हैं, इसने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था इसे, हेलियोडोरस ने बनवाया था। और उसका राजा कौन था, एंटियाल किडिस था, जिसका सेनापति था हेलियोडोरस। और क्या बनवाया था, गरुड़ स्तंभ, शुंग काल में, चीज आप ध्यान देना है। बेसनगर स्तंभ लेख में देखिए भागभद्र के शासन काल में ही था ये, भागभद्र के शासन काल में ये बेसनगर स्तंभ लेख आपका बनता है। गार्गी संहिता और मालविका अग्निमित्र का उल्लेख मिलता है। मालविका अग्निमित्र में क्या उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने ही यूनानों से लड़ाई की थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। धर्म को क्या कहा जाता था, सिक्के के रूप में इसका प्रयोग है। यवनिका क्या है, तो नाटक पर्दा के साक्ष्य मिलते हैं। शक की बात कर लेते हैं। रुद्रदामन फर्स्ट ने वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को हराया था, जो कि आपके सातवाहन वंश से संबंधित है, चीज आपको ध्यान देनी है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान जो शक से संबंधित थे, इनको हराए थे, चीज आपको ध्यान देना है।
उल्लेख शक शास्त्रों के बारे में कहीं कहीं मिलता है। तो देखिए देवीचंद्र गुप्तम जो कि विशाख दत्त की रचना है, और जैन कृति है आपके कालकाचार्य, इनमें उल्लेख मिलता है शक साम्राज्य के बारे में। इसके बाद देखिए म्यूस के बारे में, आपका म्यूस कौन था? एक तक्षशिला का शासक था म्यूस। ये पार्थियन का शासक था, जो आपके पर्शियन जिसे भी कहते हैं। ये तक्षशिला में था म्यूस, ठीक है। बाद में गोंडो फर्नेसिस का अधिकार हो गया था, जो कि आपके पल्लव साम्राज्य था। तक्षशिला में पहले देखिए मेउस का अधिकार था, इसके बाद गोंडो फर्निस का अधिकार हो जाता है तक्षशिला में। कुषाण वंश के बारे में देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुडुल जो बिम कटफसिस था, ये देखिए शैव मतनुयायी था, इसने सोने के सिक्के जारी किए थे। इसमें देखिए शिव नंदी त्रिशूल की आकृति मिलती है बिम कटफसिस के सोने के सिक्कों में। अब कुजुल कटफसिस ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। कनिष्क को देख लेते हैं। तो कनिष्क ने जो उपाधि ली थी वो शाही खाहान उपाधि ली थी, ठीक है। साम्राज्य क्षत्रपियों के बाद सारनाथ लेख में उल्लेख मिलता है। सारनाथ लेख में आपके खरपल्लान बमस्पर का उल्लेख मिलता है। देखिए कनिष्क ने जो है पहली बार दंडनायक और महादंडनायक जो है पद इसने बनाए थे, ठीक है। महास्थान ताम्लुक के सिक्के जो मिलते हैं, महास्थान कहाँ है? बांग्लादेश में स्थित है। और ताम्लुक बंगाल में है, जहाँ से कनिष्क के सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। इसने कनिष्कपुर नगर की भी स्थापना की थी, जो कि कल्हड़ की राजतरंगड़ी में उल्लेख मिलता है। सिरकप की बात कर ले, देखिए नया नगर है जो कि तक्षशिला में स्थापित किया गया था सिरकप कनिष्क के द्वारा। गंधार और मथुरा शैली का भी विकास इसी के समय में होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। शुंग वंश की बात कर लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग इनके संस्थापक थे। पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ जो आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसको मारकर ही ये शासन शुंग वंश की स्थापना करता है। और ये सेना के रूप में ही कार्य करता था। इसने जो है स्वयं को राजा नहीं माना था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। मालविका अग्निमित्र में वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है? इसमें पुष्यमित्र का जो पुत्र था अग्निमित्र और मालविका का प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिलती है। अग्निमित्र जो है उस समय विदिशा का गवर्नर रहा है। गार्गी संहिता में भी उल्लेख मिलता है। किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और ये गार्गी रचित है। पुराणों में उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में उल्लेख मिलता है, जो कि आपकी बाणभट्ट के द्वारा रचित है। सांची स्तूप जो कि आपके एमपी में है, और भरूच स्तूप ये दोनों आपके एमपी में है। भरूच स्तूप आपके सतना में स्थित है, इनमें उल्लेख है। महाभाष्य में भी उल्लेख मिलता है, ये आपकी पतंजलि की रचित है। इस पतंजलि जो है आपके पुष्य मित्र के ही पुरोहित थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। पुष्य मित्र के ही पुरोहित थे कौन? पतंजलि। इसको देखिए राजधानी इसने बनाई, पहली कौन सी थी राजधानी? पाटलिपुत्र थी। बाद में इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई? तो विदिशा, जो सामाजिक आर्थिक राजधानी थी। पुष्यमित्र की बात कर लेते हैं। तो इसने 2 अश्वमेध कराए, जो कि आपके अयोध्या अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। सांची स्तूप में इसने पसाड़ वेदिका का निर्माण कराया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए गरुड़ स्तंभ की बात कर लेते हैं। गरुड़ स्तंभ की हेलियोडोरस ने, अभी पीछे भी हमने देखा है, इसमें भी देख लेते हैं। हेलियोडोरस ने बेसनगर अभिलेख में ही गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, और ये गरुड़ स्तंभ की स्थापना भागभद्र के शासनकाल में ही कराई गई थी। जो कि शासन में आप ये जो हेलियोडोरस था भागभद्र के ही शासनकाल में आता है विदिशा दरबार में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक कौन थे शुंग वंश के? तो देवभूति थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। और देवभूत की हत्या कर दी थी किसने? वासुदेव ने, और कनु वंश की स्थापना की थी। प्रशासन इनका सेम मौर्य वंश की तरह ही था, और यवन आक्रमण के प्रमाण मिलते हैं। देखिए धार्मिक के यहाँ पर देखिए अच्छे से दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको पूरा पॉइंट बता दूंगा, ठीक है। धार्मिक के देखिए ये धार्मिक तौर पर ये ब्राह्मण थे, और बौद्ध धर्म को इन्होंने अपने देखिए मूलतः तो देखिए ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब भागवत धर्म का इन्हीं के समय उदय होता था, ये चीज आपको ध्यान देना है। मूड़ा क्या है? मूड़ा जो है आपके मथुरा में स्थित है। विदेशी महिला जो है तोष के द्वारा, विदेशी महिला मूड़ा जो है इसने, विदेशी महिला जो थी तोष, इसने देखिए यहाँ पर 5 चीजों में जानकारी मिलती है। तोष तोष क्या है? तोष देखिए आपका वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध। वासुदेव तो आपको पता है ये पिताजी का नाम था कृष्ण जी के, जो हम मान्यताओं में देखते हैं। संकर्षण बलराम को कहा जाता था, यह आपको ध्यान देना है किसको क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मणी का पुत्र थे। कृष्ण और जो जामवंती थे इनके पुत्र थे सांब, और प्रद्युम्न का पुत्र था अनिरुद्ध। इन्हें हम देखिए, ये जो आपके संकर्षण से लेकर प्रद्युम्न तक है, इन चारों को क्या कहते हैं? चक्र
चतुर्व्यूह कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना, चतुर्व्यूह। इसके बाद देखिए समाज की बात कर लेते हैं, तो इस समय का जो समाज था वर्णाश्रम व्यवस्था थी, ब्राह्मणों को तरजीह दी जाती थी। मनुस्मृति का वर्तमान संकलन इसी समय किया गया था, ये चीज आपको ध्यान देना है, किसके समय में किया गया था, शुंग वंश के समय में। अब देखिए कण्व वंश की बात कर लेते हैं, तो स्थापना वासुदेव के द्वारा, अंतिम शासक सुशर्मा, सुशर्मा को ही मारा था किसने, सिमुक ने, और उन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए सातवाहन वंश की बात कर लेते हैं, सिमुक संस्थापक था। राजधानी इसकी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, पैठण या प्रतिष्ठान कहते हैं इसे। पुराणों में जानकारी मिलती है और नासिक अभिलेख में भी जानकारी मिलती है। सोने चांदी तांबे सीसा के सिक्कों को इन्होंने प्रचलन में लाया था। चांदी के सिक्कों को देखिए शतमान कहते थे, तांबे के सिक्के को कारसा पड़ कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना। चांदी के सिक्कों को शतमान और तांबे के सिक्कों को कारसा पड़। प्रेफस ऑफ द इलेक्ट्रियन सी जो आपकी बुक है, इसमें देखिए सुपर जिसे हम सुपारा कहते हैं और कलिन पोर्ट का उल्लेख मिलता है। ये दोनों, और सुपारा और कलिन, ये दोनों महाराष्ट्र में उपस्थित हैं। राजकीय भाषा इनकी क्या थी, शुंग वंश की प्राकृत भाषा थी। प्रथम योग्य शासक ये दोस्तों शुंग वंश है, ये हम सातवाहन वंश की बात कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। प्रथम योग्य शासक कौन थे, तो ये आपके सातकर्णी फर्स्ट थे। नागरिकता से इन्होंने विवाह किए थे, चीज भी आपको ध्यान देना है। हाल क्या है, देखिए हाल आपका सातवाहन शासक थे, ये हाल जो है ये सातवाहन वंश के ही शासक थे, और ये कवि भी थे, ये चीज भी आपको ध्यान देने हैं। इन्होंने कवियों को संरक्षण दिया था, और इनकी एक रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गाथा सप्त सती, ये इंपॉर्टेंट है, प्राकृत भाषा में थी। इन्होंने बृहत कथा इन्हीं के समय में रचना थी, जिसे गुणाढ़ के द्वारा लिखा गया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात कर लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है। इनकी विजयों का उल्लेख नासिक प्रशस्ति लेख में मिलता है। देखिए नासिक प्रशस्ति लेख अभिलेख जो है लिखा था, ये गौतमी बलश्री के द्वारा लिखा गया था। ये गौतमी पुत्र सतकर्णी की माँ थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। नाहपाण क्या है, तो नाहपाण जो है देखिए एक शक शासक थे, जो कि क्षयात्र वंश के थे। इनको पराजित किया था किसने, किसने पराजित किया था, इसको पराजित नहपाड़ जो है, नहपाड़ ने जो है इसको किसको पराजित किया था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को, ये चीज आपको ध्यान दिया था। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की बात कर लेते हैं, तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो है दक्षिणा पथेश्वर की इन्होंने उपाधि ली थी, किसने, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने। और पुराणों में इनका नाम क्या था, पुलोमा। रुद्रदामन फर्स्ट ने इन्हें 2 बार पराजित किया था। इनकी पुत्री से विवाह, इनकी पुत्री से विवाह होता है रुद्रदामन फर्स्ट की पुत्र से, किनका, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अंतिम शासक कौन था सातवाहन का, तो ये यज्ञश्री सातकर्णी थे। ब्राह्मणों को भूमिदान करने की परंपरा इसी समय शुरू की गई। भड़ौच आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट, ये अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह थे जो आपके गुजरात में है। गौलमिक क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का काम गौलमिक देखता था। उपलब्धि यहाँ देखिए कार्ले चैत्य और अमरावती कला का विकास होता है, कार्ले चैत्य कला का और अमरावती कला का। आमिर वंश की बात कर लेते हैं, संस्थापक ईश्वर सेन। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक श्री शांतमूल। कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। सातवाहन वंश की संस्कृति की बात कर लेते हैं, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को जो है देवता तुल्य माना जाता था। अधिकारी रज्जुक जो होता था ये राजस्व से संबंधित था। पनीय धरक जो है ये जलापूर्ति प्रबंधक था। कर्मांतिक की बात कर लेते हैं, भवनों का निर्माण करते थे। साम्राज्य देखिए, साम्राज्य की बात करें तो आहार थे, इसके बाद ग्राम था। स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी इस समय, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म का उल्लेख मिलता है। व्यापार की बात करें, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी आपके व्यापारिक संघों के प्रधान को कहा जाता था, ठीक है। और निगम सभा क्या था, तो व्यापारियों का ये नगर कहलाता था। पोर्ट जो इंपॉर्टेंट थे उस समय, तो आपका बेरीगाजे था जो कि आपके भड़ौच में है, जिसे हम भृगु कच्छ भी कहते हैं, जो कि गुजरात में है। सोपारा ये आपके महाराष्ट्र में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। तो ये इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों चेदी वंश के बारे में। चेदी वंश संस्थापक महामेघ वाहन, ये आपके कलिंग क्षेत्र जो आपके उड़ीसा में पड़ता है, वहां इन्होंने शासन किया था फर्स्ट एडी के आसपास। शक्तिशाली शासक कौन था, खारवेल, इंपॉर्टेंट, जो कि जैन मतानुयायी थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। खारवेल जो है इनका उल्लेख मालविका अग्निमित्र में मिलता है, और इन्होंने जो है बहसित मित्र, जिसे हम बहसित मित्र को इन्होंने हराए थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। गधों द्वारा इन्होंने हल चलवाया था, और शीतल जल का तालाब इन्होंने बनवाया था, किसने, खारवेल ने। उदयगिरी या खंडगिरी इन्होंने बनवाया था, जो कि आपके जैन धर्म से संबंधित है। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है, उसका भी इन्होंने ही लिखवाया था अभिलेख को, खारवेल के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो ये आपका
इसके माध्यम से वीडियोस खत्म होती है। इस पे हम लोगों ने मरणोत्तर काल को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कहीं अगर फैक्ट गलत है आपको, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, उसे मैं सुधार दूंगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट करिए, 1000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, हमारी फैमिली बड़ी हो। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।